दोस्तों, क्या देश के दूसरे सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र, जी हाँ, यूपी के बाद, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र में बीजेपी की दाल वाकई बहुत पतली है। और इतनी पतली है कि बीजेपी को वहां मजबूत उम्मीदवार नहीं मिल रहे, स्ट्रांग कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे। और हाल ये है, जैसा कि जानकार बताते हैं, कि पिछले दिनों में कई फिल्म स्टार्स को पार्टी ने अप्रोच किया, जिसमें माधुरी दीक्षित हैं, जिसमें अभिषेक बच्चन हैं, जैकी श्रॉफ हैं, बीजेपी के पोस्टर बॉय रहे अक्षय कुमार हैं, लंबी फेहरिस्त है। इनको अप्रोच किया कि आप आइए। बीजेपी ने जहां पलके बिछाने की कोशिश की, सच्चाई ये है कि कोई भी फिल्म स्टार आज की तारीख में मोदी के रथ पर बैठना नहीं चाहता है। जी हाँ, 2024 के फाइनल में मोदी के रथ पर सवार नहीं होना चाहता है। और अगर आप कल की बात लें तो कल आशीष शेलार, बीजेपी के मुंबई के चीफ बड़े नेता, ये सलमान खान के घर गए, मुंबई में बांद्रा में। सलमान खान से मिले, सलीम खान से मिले, हेलन से मिले, और भी कई लोगों से मिले, वहाँ फिल्म स्टार से मिले। काफ़ी देर बात हुई लेकिन बात बनी नहीं, खामोशी से वापस आना पड़ा। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि ये मुलाकात चुनाव से रिलेटेड नहीं थी। सच्चाई ये भी है कि फिल्म स्टार तो छोड़ दीजिए, जो बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं महाराष्ट्र में, नितिन गडकरी, और जो नागपुर की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, और नागपुर की सीट जो सबसे सेफेस्ट सीट मानी जा रही है, नितिन गडकरी की भी सीट लोग कह रहे हैं फंसती जा रही है। और आज उन्हें योगी आदित्यनाथ को बुलाना पड़ा नागपुर। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ को बुलाना पड़ा। तो ये हाल गडकरी साहब का है, द टॉलेस्ट लीडर ऑफ बीजेपी इन महाराष्ट्र। अब दोस्तों, महाराष्ट्र में जहां बड़े बड़े फिल्म स्टार भी मोदी जी के साथ इस फाइनल को खेलने के लिए तैयार नहीं है, वहां मोदी जी का कहना है कि इस बार वो पुराना रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। यानी 2019 में से 41 सीटें जीती थी महाराष्ट्र से मोदी जी ने, 41 सीट्स आउट ऑफ 48, 48 में से 41 सीट जीती थी। मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार 41 से भी ज़्यादा सीट ला रहे हैं। और आज जब महाराष्ट्र के चंद्रपुर में उन्होंने अपना शंखनाद किया चुनाव अभियान का महाराष्ट्र में, तो उन्होंने मंच से कहा कि इस बार बीजेपी हर बूथ पर, ऑन एवरी बूथ, रिकॉर्ड तोड़ देगी, सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ देगी। सुनिए, मोदी जी को सुनिए। और मेरा आपसे आग्रह है, हर पोलिंग बूथ अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। इस चुनाव में हमें सबसे पहले पोलिंग बूथ जीतना है। हम दोस्तों, अगर मोदी जी की बातों पर यकीन करें तो इस बार वो हर बूथ पर रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। बीजेपी हर बूथ पर रिकॉर्ड तोड़ेगी। यानी जो 41 सीटें 2019 में मिली थी, या जो 41 सीटें उन्हें 2014 में मिली थी महाराष्ट्र में, इस बार वो 41 प्लस सीट्स लाने जा रहे हैं। 41 प्लस सीट्स मोदी जी लाने जा रहे हैं, सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। अब चलिए सच्चाई पता कर लेते हैं कि मोदी जी की बात सही है या मोदी जी की जो एजेंसियां हैं, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो असेसमेंट रिपोर्ट है, जो मोदी जी की एजेंसियां हैं वो क्या कह रही हैं और मोदी जी मन से क्या कह रहे हैं, जरा इसको भी जान लेते हैं, फिर बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए जो ग्राउंड उनका जो रिपोर्ट है, जो काफी मेरे ख्याल से सेंसिटिव रिपोर्ट है वो, और मैं आपकी चैनल पे बताना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा है कि महाविकास आघाड़ी, जो अपोजिशन का, जो इंडिया अलायंस का जो पार्ट है महाविकास आघाड़ी, उनको 26 सीट दिखा रही है, और भारतीय जनता पार्टी जो डीएनए, जिसको यहाँ पे महायुति कहा जाता है, उनको 22 सीट दिखा रही है। अब जहां मोदी जी कह रहे थे कि 41 प्लस सीटें आ रही हैं, वहीं पर सीनियर जर्नलिस्ट सुधीर सूर्यवंशी कह रहे हैं कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट है, जो सरकारी एजेंसियों की रिपोर्ट है, उसमें बीजेपी यानी मोदी जी के खाते में 41 नहीं 22 सीटें जा रही हैं। और ये कोई गोदी मीडिया का सर्वे नहीं है, ये कोई अल्टरनेट मीडिया का सर्वे नहीं है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का सर्वे नहीं है, ये तो एजेंसियां कह रही हैं, उनके असेसमेंट रिपोर्ट है। कहाँ मोदी जी 41 प्लस की बात कर रहे हैं, और सच्चाई ये है कि सीटें 22 के लपेट में है, यानी 20 सीटों का नुकसान है, सीधा 20-22 सीटों का। सवाल ये है दोस्तों कि अगर महाराष्ट्र सेकेंड बिगेस्ट स्टेट, जहाँ से 2-2 बार मोदी जी ने स्वीप किया, होलसेल के भाव सीटें नहीं, क्या इस बार मोदी जी वहाँ रिटेल में जा रहे हैं? और अगर उनकी इतनी कम सीटें महाराष्ट्र में आ रही हैं, तो क्या मोदी जी का रथ फंस रहा है? महाराष्ट्र में फंस रहा है तो बाकी राज्यों में भी फंस रहा है।
कर्नाटक में हालत ख़राब है, बिहार में हालत ख़राब है, बंगाल में हालत ख़राब है, और यहाँ तक कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब भी कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। तो सवाल ये है, द बिग क्वेश्चन, ये जो 272 का फिगर है, 272, इस तक मोदी जी कैसे पहुंचेंगे? तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ कैसे लेंगे? अब दोस्तों, फिल्म स्टार्स जो हैं वो हिचक रहे हैं मोदी जी के रथ पर बैठने के लिए। सबसे बड़े बीजेपी के सुपरस्टार हैं गडकरी साहब, उनकी सीट थोड़ी फंसी हुई है, योगी जी मदद करने गए हैं। सवाल इस बात का है कि अगर ये रथ महाराष्ट्र में फंस रहा है तो जो मैंने पहले कहा कि फिर 272 कैसे आएंगे? आज दो खास मेहमान होंगे, सुधीर सूर्यवंशी होंगे मुंबई से, जिनकी बात अभी आपने सुनी 22 सीटों वाली, और हमारे साथ महाराष्ट्र के एक और एक्सपर्ट अशोक वानखेड़े टाइगर होंगे। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि ये सवाल बहुत बड़ा, अगर आपकी इलेक्शन में दिलचस्पी है, नतीजों में दिलचस्पी है, मोदी तीसरी बार पीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इसमें दिलचस्पी सवाल में, तो आइए इस सवाल की तह में चलते हैं। पहला जो सवाल है वो टाइगर से है, अशोक वानखेड़े से। टाइगर, क्या आपको लग रहा है कि महाराष्ट्र जहां पर मोदी जी 2 बार, आप कह सकते हैं, बम्पर इनाम जीता, 2014 में मोदी जी यहां से 41 सीट ले गए, 2019 में फिर 41 सीट ले गए, क्या आपको लग रहा है कि इस बार मोदी जी संकट में है महाराष्ट्र में? और ये जो गुजरात लॉबी, मोदी शाह, क्या आपको लग रहा है कि मराठा अस्मिता जागी हुई है और इस बार मोदी जी को वाकई नानी याद आ जाएगी महाराष्ट्र में? ऐसा कुछ लग रहा है आपको टाइगर? देखिए दीपक भाई, जब भी बीजेपी और शिवसेना साथ में लड़ी, वो कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई थी, वो दिल्ली तख्त के खिलाफ लड़ाई थी, वो एक हिंदुत्व को सत्ता में लाने की लड़ाई थी। 2024 की लड़ाई ये हिंदुत्व की लड़ाई नहीं है, ये मराठी अस्मिता की लड़ाई है। ओहो, क्योंकि भाजपा कभी उत्तर प्रदेशी, मध्य प्रदेशी, राजस्थानी नहीं कहलाई। भाजपा में वेंकैया नायडू भी अध्यक्ष थे, तो कभी तेलुगु नहीं कहलाई। 2014 के बाद पहली बार भाजपा पे टैग लगा गुजराती नेतृत्व, गुजरातियों की मनमानी, क्योंकि संघ भी पुश किया गया पीछे, पुरानी परंपराएं समाप्त हो गई, संयुक्त जो कलेक्टिव लीडरशिप थी, सामूहिक नेतृत्व की बात तक नहीं होती। पुराने दिग्गजों को मार्गदर्शन मंडल बना के घर में भेज दिया और 2 गुजराती पूरी बीजेपी चला रहे हैं, और वैसे ही चला रहे जैसा गुजरात उन्होंने चलाया। अरे टाइगर जरा खुलकर बोला जाए। आप सीधे मैं जो समझ रहा हूं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मराठी जो है वो इन 2 गुजरातियों को क्या स्वीकार नहीं कर रहा है? मुझे ये सवाल ही बताइए। नहीं उठता। स्वीकार इसलिए नहीं है कि उन्होंने मराठी अस्मिता को तोड़ा है। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज ने 2 बार मुगलों की सूरत लूटी, इसलिए वो आज महाराष्ट्र को लूट रहे हैं। महाराष्ट्र के उद्योग, बड़े बड़े मुंबई के बड़े बड़े कार्यालय, बड़े बड़े ऑफिसेस, जो आर्थिक राजधानी थी पूरे इस उपमहाद्वीप की मुंबई, और वो अब आर्थिक राजधानी गुजरात बनाने के सोच रहे हैं। इन्होंने शिवसेना को तोड़ा, इन्होंने एनसीपी को तोड़ा। एनसीपी और शिवसेना ये क्षेत्रीय दल है महाराष्ट्र के। अब महाराष्ट्र के क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने जा रहे हैं। तो मराठा जाग गया। महाराष्ट्र में गद्दारों को माफ नहीं किया जाता। नहीं, आप क्या कह रहे हैं? सीधे टाइगर शेर एकदम सीधा हमला करता है, सीधा बोल रहा हूं। महाराष्ट्र में यदि गद्दारी का कौन गद्दार है बताइए तो। गद्दार कौन है? गद्दार एकनाथ शिंदे और पवार है। क्योंकि हिंदुत्व के नाम पे यदि अलग हो गए तो अब अजित पवार के साथ कैसे है? और ये बाला साहब ठाकरे की अकस्मात मौत नहीं हुई थी। बाला साहब ने जीते जी ये पार्टी उद्धव ठाकरे के हाथ में दी थी। तो ये एकनाथ शिंदे कह नहीं सकता कि साहब वो बाला साहब की एकदम एक्सीडेंट में मौत हो गई और ये बन गए। बाला साहब की इच्छा नहीं थी। बाला साहब ने ये हाथ में सौंप, उन्होंने थाने के सभा में कहा था कि उद्धव और सेवना को मैं आपके हाथ में सौंप के जा रहा हूं। तब तो ये आंसू बहा रहे थे, तालियां बजा रहे थे, उद्धव जी की जय जयकार लगा रहे थे। चंद टुकड़ों के चक्कर में
जी। सत्ता का मक्खन खाने, यदि आप जिस पार्टी ने आपको टेम्पो से उठा के मंत्री पद पे बिठाया, ड्राइवर सीट के टेम्पो से, उस पार्टी को यदि आप तोड़ोगे तो महाराष्ट्र की जनता माफ नहीं करेगी। महाराष्ट्र की जनता नहीं नहीं, बड़ी बात कही कि महाराष्ट्र की जनता गद्दारी बर्दाश्त नहीं करती और इसका जो है परिणाम यही होगा कि ये जो एकनाथ शिंदे के या अजीत पवार के जो साथी चुनाव लड़ रहे हैं, टाइगर कह रहे हैं कि उनको बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है।